हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जनरल टर्मिनोलॉजी इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में बॉटनी के अंदर जो भी टर्म्स काम में ली जाती हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टैक्सोनॉमी में जो वर्गीकरण का मुख्य आधार है वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फ्लावर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक फ्लावर क्या है और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं या उसकी संरचना क्या है। फ्लावर, जब किसी भी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो जाती है और रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो जाता है, इसीलिए मॉडिफाइड स्टेम इज कॉल्ड फ्लावर। और इस मॉडिफाइड स्टेम के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल और फीमेल पार्ट्स बनते हैं जो कि रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। यहाँ पर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके अंदर सबसे नीचे का जो ग्रीन फूला हुआ भाग आप देख रहे हैं इसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं। रिसेप्टिकल किसी भी फ्लावर का बेस या आधार होता है जिस पर फ्लावर के बाकी पार्ट्स लगे हुए होते हैं। सेपल्स या कैलिक्स, सबसे बाहर का चक्र, किसी भी फ्लावर के बाहर के चक्र को हम कैलिक्स कहते हैं जो सेपल्स का बना हुआ होता है। नॉर्मली ये ग्रीन कलर का होता है और इसका मुख्य काम प्रोटेक्शन होता है। सेकंड जो चक्र है वो है कोरोला जो पेटल्स का बना हुआ होता है और ये हमारे जो फ्लावर का पार्ट है इसका मुख्य काम है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। और जो फ्लावर का सबसे कलरफुल पार्ट होता है जिसे हम नॉर्मली पंखुड़ी कहते हैं वो पेटल्स है। थर्ड पार्ट आता है स्टेमन्स। स्टेमन्स किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो दो भागों से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। इसी तरीके से पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स सिचुएटेड होते हैं जो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में कन्वर्ट होते हैं और फ्रूट बनता है। तो इस तरीके से नॉर्मली एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में 4 चक्र होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स। ये चारों चक्र जिस भी फ्लावर में होते हैं उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब जो हमने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात की उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। सबसे पहले द पेडिसिल। पेडिसिल किसी भी फ्लावर के स्टॉक या डंडी को कहा जाता है जिस पर फ्लावर लगा रहता है। द रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल is the swollen part of the flower stalk which holds all the other part of the flower। तो रिसेप्टिकल किसी भी पुष्प का आधारीय भाग हुआ जो कि पूरे फ्लावर को होल्ड किए रहता है और सारे फ्लोरल पार्ट्स इस रिसेप्टिकल पर लगे रहते हैं। द सेपल्स आर मॉडिफाइड लीव्स। सेपल्स मॉडिफाइड लीव्स हैं जिनका मुख्य काम प्रोटेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज। जब हमारा फ्लावर बड स्टेज में होता है या कलिका अवस्था में होता है उस वक्त फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सेपल्स। इसी तरीके से द पेटल्स आर मॉडिफाइड लीव्स। ये भी मॉडिफाइड लीव्स ही हैं, यूजुअली फॉर्मिंग द कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दे यूजुअली हैव नेक्ट्रीज एट द बेस विच होल्ड नेक्टर। तो पेटल्स सबसे जो आकर्षक पार्ट है किसी भी फ्लावर का वो होंगे और इनके अंदर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्ट्रीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं जिनके अंदर नेक्टर होता है। तो इस तरीके से हमारे जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं। फ्लावर पार्ट्स। एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है स्टेमन्स। स्टेमन्स किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इंक्लूड एंथर एंड फिलामेंट, जो एंथर और फिलामेंट का बना हुआ होता है जिसे हम नॉर्मली परागकण कहते हैं, वो एंथर और फिलामेंट ये किसी भी स्टेमन्स के 2 पार्ट हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन। पॉलन प्लांट स्पर्म फर्टिलाइज एग्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि एग को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। सेकंड आता है कार्पल्स या पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इंक्लूड्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो मेन आप सेंटर में पिस्टिल पोर्शन देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा है, स्टाइल जो ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ता है। इसी तरीके से सबसे नीचे की ओर इसके अंदर ओवरी होती है जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स बनाते हैं। ओवरी ऑर्गन्स दैट होल्ड्स एग वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनसे सीड्स बनते हैं। सेपल्स प्रोटेक्शन फॉर फ्लावर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब सबसे बाहर का जो चक्र है ग्रीन कलर का जिसे हम सेपल्स कहते हैं, इनका मुख्य काम है प्रोटेक्शन। खास तौर से जब फ्लावर्स यंग है मीन्स कलिकावस्था में है, पुष्प बड फॉर्म में है, उस वक्त जो ग्रीन कवरिंग फ्लावर के ऊपर चढ़ी रहती है उसी को सेपल्स कहते हैं। और ये जब फ्लोरल पार्ट्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हैं उस वक्त उनके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। पेटल्स प्रोटेक्शन फॉर फ्लावर्स एज वेल एज अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। जब कलिकावस्था में हैं उस वक्त जो हमारे पेटल्स हैं वो एंड्रोशियम या गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ मोस्टली ये कलरफुल होते हैं और इनके अंदर नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं, तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो ये मुख्य रूप से किसी भी फ्लावर के 4 मुख्य चक्र होते हैं। कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट फ्लावर। अब जब भी हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तब ये टर्म आता है कि फ्लावर इज कंप्लीट और फ्लावर इज इनकम्प्लीट। तो जब भी कोई फ्लावर हैज़ ऑल 4 मेन पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल एंड स्टेमन्स, ये चारों पार्ट जिस भी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर, 1 or more of the 4 main parts of flower is missing। इन चारों में से कोई भी एक पार्ट अगर मिसिंग है तो उस प्रकार के फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। 2 types of imperfect flower। पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर। अब जो फीमेल फ्लावर है उसके अंदर एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट होगा तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा, और फीमेल ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट है इसीलिए हम पिस्टिलेट कहते हैं। इसी तरीके से स्टेमिनेट जो मेल फ्लावर है जिसके अंदर स्टेमन्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन पिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है, उसे हम स्टेमिनेट कहते हैं। तो ये इम्परफेक्ट फ्लावर होंगे क्योंकि इनके अंदर चारों चक्र मौजूद नहीं हैं। नेक्स्ट, फ्लोरल सिमेट्री। किसी भी फ्लावर को अगर हम एक प्लेन में काटें मीन्स हाफ काटें, और अगर एक से ज़्यादा प्लेन में काटने पर बराबर बराबर हाफ पोर्शन में अगर हम उसे काट सकते हैं तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या त्रिज्यात सममित फ्लावर बोलते हैं। जैसा कि इस फ्लावर के अंदर देख रहे हैं हम लोग, अगर इस फ्लावर को इस प्लेन में काट दिया जाए तो ये 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसी तरीके से अगर इस तरीके से काट दिया जाए तो भी 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अगर इसे इस प्लेन में काटा जाए तब भी हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी फ्लावर जिसके अंदर सिमेट्री है पेटल्स, सेपल्स और एंड्रोशियम गाइनोशियम में, जिसमें कि अगर हम फ्लावर को 2 बराबर भागों में बांट पाते हैं एक से ज़्यादा प्लेन में, तो इस तरीके के फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्यात सममित फ्लावर कहते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक प्लेन में ही अगर हम काटें तभी 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसे हम जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित फ्लावर बोलते हैं। सपोज इस फ्लावर को अगर ऐसे ट्रांसवर्स काट दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर पेटल्स इस तरीके से आएंगे और ऊपर वाले अलग होंगे, तो ये 2 बराबर भाग नहीं हुए। जबकि इसे सिर्फ इस प्लेन में अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटूं तभी इसको 2 बराबर भागों में काटा जा सकता है। इसीलिए इस तरीके के फ्लावर्स को जाइगोमॉर्फिक या
एक व्यास सममित फ्लावर बोलते हैं। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स। अभी हमने बात की कि जो हमारा फ्लावर है वो जिस डंडी से लगा रहता है उसे हम पेडिसिल कहते हैं। अब जो फ्लावर के चक्र हैं सेपल्स, आउटर मोस्ट चक्र को हम सेपल्स कहते हैं, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। लेकिन इसके अलावा दो स्ट्रक्चर और हमारे फ्लावर के अंदर होते हैं। अगर किसी भी पेडिसिल में फ्लावर का जहाँ पे एक्सिस है, स्टेम के एक्सिस पे जो लगा हुआ है कोई ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। तो और अगर पूरे पेडिसिल पे मीन्स डंडी पे कहीं पर भी लीफी स्ट्रक्चर लगे हुए हैं तो उसे हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। तो ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स ये दो टर्म्स हैं जो कि फ्लावर में लगे हुए ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है। What is bract? Bract, it is a small leaf-like structure borne on the mother axis from where a flower develops. तो ब्रैक्ट हमेशा कहाँ पे होगा? मदर एक्सिस पर लगा हुआ होगा जहाँ से फ्लावर्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। मीन्स जिस स्टेम से फ्लावर निकल रहा है वहाँ अगर कोई ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है तो उसे ब्रैक्ट कहा जाएगा। लेकिन इट इज़ जो ब्रैक्टियोल किसे कहा जाएगा? It is a small leaf-like structure present on the pedicel of a flower. जो फ्लावर की डंडी है उस पर अगर कोई ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो उसे हम ब्रैक्टियोल कहेंगे। तो ब्रैक्ट किसे कहेंगे? ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर जो एक्सिस पर लगा हुआ हो, जहाँ से फ्लावर डेवलप हो रहा है, स्टेम पर लगा हुआ हो, मदर एक्सिस पर लगा हुआ हो, उसे ब्रैक्ट कहा जाएगा। और पूरे पेडिसिल यानी कि पूरी डंडी पर अगर कोई ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो उसे ब्रैक्टियोल कहा जाएगा। ब्रैक्ट, इट बियर्स अ फ्लावर इन इट्स एक्सिस। ब्रैक्ट के एक्सिस से फ्लावर लगा हुआ होता है। और ब्रैक्टियोल, इट इज़ बॉर्न ओवर द स्टॉक ऑफ अ फ्लावर, और ये किसी भी फ्लावर के स्टॉक पर लगा होता है। अ सिंगल ब्रैक्ट अकर्स एट वन प्लेस। ज़्यादातर ब्रैक्ट सिंगल होता है और एक्सिस पर लगा हुआ होता है। जनरली टू ब्रैक्टियोल्स अकर ओवर द पेडिसिल ऑफ अ फ्लावर। नॉर्मली ब्रैक्टियोल्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं और पेडिसिल की दोनों तरफ लगे हुए होते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ब्रैक्टियोल्स पेडिसिल पर लगे हुए हैं और पेयर्स में मौजूद हैं, जबकि ब्रैक्ट मदर एक्सिस पर लगा हुआ है जहाँ से हमारा जो फ्लावर है वो ओरिजिनेट हो रहा है और ये सिंगल है। तो नॉर्मली ब्रैक्ट सिंगल होते हैं और एक्सिस पर लगे होते हैं, और ब्रैक्टियोल पेडिसिल पर कहीं भी लगे हो सकते हैं, पूरे पेडिसिल पर, और ये नॉर्मली पेयर्स में होते हैं। तो दिस इज ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल। नेक्स्ट पार्ट, फ्लावर में अभी हमने पेडिसिल तक की बात की। अब पेडिसिल के बाद सेपल्स और जो पेडिसिल है उसके बीच में अगर ग्रीन लीफी ब्रैक्ट्स का एक चक्र प्रेजेंट हो तो उसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स किसे कहा था? सेपल्स के चक्र को हमने कैलिक्स कहा था। और कैलिक्स के बाहर की तरफ अगर ब्रैक्ट्स का चक्र मौजूद हो तो उसे एपिकैलिक्स कहा जाता है। कैलिक्स, सेपल्स के चक्र को कैलिक्स कहते हैं। अब ये जो कैलिक्स हैं इनके बहुत सारे फॉर्म हैं, अलग अलग ये कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, उसके आधार पर इन कैलिक्स के अलग अलग नाम हैं। फॉर्म्स ऑफ कैलिक्स, पहला है फ्री, जहाँ पर सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, फ्री हैं। दूसरा ट्यूबुलर, सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं और इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे ट्यूबुलर कहा जाता है। अर्सियोलेट, इस तरीके से जो सेपल्स हैं पूरे आपस में जुड़े हुए हैं, बीच से ये फूले हुए हैं, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसे अर्सियोलेट कहा जाता है। इसी तरीके से क्यूपुलेट, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसे क्यूपुलेट सेपल्स कहा जाता है। कैम्पेन्युलेट जो सेपल्स हैं वो इस तरीके की जो शेप है, इस प्रकार के अगर सेपल्स हैं तो उसे कैम्पेन्युलेट सेपल्स या कैलिक्स कहा जाता है। बाइलेबिएट, बाइलेबिएट में नॉर्मली जो हमारे सेपल्स हैं वो जुड़े हुए हैं और दो पोर्शंस में डिवाइड हैं। टू बाइलेबिएट मीन्स टू लेबिएट,
ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा होता है। तो इस तरीके से अगर हमारे जो सेपल्स हैं अरेंज, तो उसको बाइलेबिएट कैलिक्स कहा जाता है। इसी तरीके से स्पर्ड कैलिक्स, तो स्पर्ड कैलिक्स में ऊपर की तरफ जो पोर्शन है सेपल्स का वो फ्री होगा और नीचे की तरफ जुड़े हुए होंगे। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसे हम स्पर्ड कहते हैं। तो जो कैलिक्स हैं अगर फ्री हैं तो सिंपल फ्री, और अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। और किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, ऊपर तक जुड़े हुए हैं या हाफ पोर्शन में जुड़े हुए हैं या दो अलग अलग भागों में जुड़े हुए हैं, तो इस आधार पर कैलिक्स के अलग अलग नाम होते हैं या अलग अलग टर्म्स होती हैं। अभी हमने बात की एपिकैलिक्स और कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पर्ल ऑफ फ्लावर पार्ट्स कंप्राइजिंग द सेपल्स। तो सेपल्स का से बना हुआ जो आउटर मोस्ट चक्र है उसे हमने कैलिक्स कहा। व्हेन इट इज नॉट द सेम इन अपीयरेंस एज द नेक्स्ट सच वर्ल द कोरोला, और ये कोरोला के जैसा नहीं होता है, अलग होता है। वाइल एपिकैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स रिजेंबलिंग अ कैलिक्स, और एपिकैलिक्स ब्रैक्ट्स के चक्र को कहते हैं जो देखने में सेपल्स से रिजेंबल करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हिबिस्कस या गुड़हल के जो फूल हैं उसमें ये है सेपल्स का चक्र जो आपस में जुड़े हुए हैं, और ये है एपिकैलिक्स। तो ये हुआ कैलिक्स और ये है एपिकैलिक्स। इस तरीके से कैलिक्स और एपिकैलिक्स आपस में देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन सेपल्स के चक्र को कैलिक्स कहा जाता है और ब्रैक्ट्स के चक्र को एपिकैलिक्स कहा जाता है। फ्लावर का जो नेक्स्ट भाग है उसे हम कोरोला कहते हैं। सेकंड आउटर मोस्ट वर्ल मेड ऑफ पेटल्स, ये पेटल्स का बना हुआ है। समटाइम्स आर एब्सेंट, और कभी कभी फ्लावर्स के अंदर पेटल्स एब्सेंट होते हैं। गैमोपेटलस कोरोला। अब जो पेटल्स हैं अगर वो फ्री हैं मीन्स अलग अलग हैं तो सिंपल फ्री पेटल्स कहे जाएंगे, लेकिन अगर जो पेटल्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम गैमोपेटलस कोरोला कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड पेटल्स। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पर पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं। और पॉलीपेटलस कोरोला जहाँ पर फ्री पेटल्स हैं, यहाँ पर पेटल्स आपस में फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। तो पेटल्स अगर जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटलस कंडीशन, और अगर फ्री हैं तो उसे हम पॉलीपेटलस कंडीशन या पॉलीपेटलस कोरोला कहेंगे। फॉर्म्स ऑफ कोरोला। अगर कोरोला जुड़े हुए हैं आपस में तो वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, पूरे जुड़े हुए हैं, आधे जुड़े हुए हैं या घंटाकार आकृति है, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर कोरोला के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। इनफंडिबुलम, इस तरीके का जो सेपल्स हैं ये सारे के सारे गैमोपेटलस सेपल्स के एग्जाम्पल हैं, मीन्स जहाँ पर पेटल्स के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कोरोला आपस में जुड़े हुए हैं। इनफंडिबुलम, इस तरीके की जो आकृति के पेटल्स जुड़े होते हैं उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। पेपिलियोनेशियस, ये हमारे लेग्यूमिनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसे हम लेग्यूमिनेशियस पेटल्स बोलते हैं या कोरोला बोलते हैं। कैम्पेन्युलेट, जहाँ पर ऊपर से ये जुड़े हुए नहीं हैं, नीचे से जुड़े हुए हैं। बाइलेबिएट, यहाँ पर जो पेटल्स हैं फ्यूज्ड हैं और दो हिस्सों में डिवाइड हैं। इसी तरीके से रोटेट, ट्यूबुलर, ट्यूबलाइक, क्रूसीफॉर्म, जहाँ पर क्रॉस शेप में पेटल्स अरेंज है जो हमारे क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसी तरीके से लिग्यूलेट, लिग्यूल मीन्स जीभाकार, सारे के सारे पेटल्स आपस के अंदर जुड़े हुए हैं और जीभाकार संरचना बनाते हैं। और स्पर्ड, इस तरीके से जो कोरोला है वो आपस में जुड़े हुए हैं, मीन्स गैमोपेटलस कंडीशन है, और किस तरीके से जुड़े हुए हैं उसके आधार पर इनके अलग अलग टर्म्स या अलग अलग नाम हैं। नाउ जो हमारे कैलिक्स या कोरोला हैं, जिन दो चक्रों के बारे में अभी अभी हमने बात की, ये
चक्र अगर फ्री हैं, गैमोपेटलस या गैमोसेपलस हैं, मीन्स जुड़े हुए हैं, तो उनके कौन कौन से फॉर्म होंगे जिनके बारे में हमने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड्स में। अब हम बात करते हैं कि अगर ये फ्री हैं तो उनकी पोजीशन क्या क्या हो सकती है और उसके आधार पर उनके क्या क्या नाम हैं। पहला है हमारा वेलवेट। यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, मीन्स कैलिक्स सेपल्स का चक्र और कोरोला जो पेटल्स का चक्र है, दोनों का एस्टिवेशन या किस तरीके से वो अरेंज हैं उनके सेम ही नाम होंगे। पहला वेलवेट, जिसके अंदर हमारे जो सेपल्स या पेटल्स हैं वो फ्री हैं और एक के बाद एक साथ अरेंज है, मीन्स जुड़े हुए नहीं हैं और साथ साथ ओवरलैपिंग भी नहीं है। दूसरा आता है जिसके हम वेलवेट कहते हैं, दूसरा आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या है, जो पेटल्स हैं उसका एक सिरा बाहर एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, इस तरीके से हम देख रहे हैं ट्विस्ट कर रहे हैं अंदर बाहर। तो इस तरीके से जो पेटल्स हैं उसका एक कॉर्नर बाहर की तरफ है, एक कॉर्नर अंदर की तरफ है, दूसरा भी इसी तरीके से एक कॉर्नर बाहर और एक कॉर्नर अंदर। अगर इस तरीके का एस्टिवेशन है तो उसे हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं, सेपल्स और पेटल्स दोनों के अंदर। थर्ड आता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट में जो हमारा एक पेटल है वो पूरी तरीके से अंदर है, इसके दोनों पार्ट अंदर हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्ट अंदर है, लेकिन जो एक पेटल है उसके दोनों के दोनों बाहर की ओर हैं, बाकी तीन अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अगर इस तरीके का एस्टिवेशन है जहाँ पर हमारे कोरोला एक पूरा अंदर की तरफ हो और एक पूरा बाहर की तरफ हो, बाकी तीन अंदर बाहर, तो इस तरीके के एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। इसी तरीके से क्विनकॉन्शियल एस्टिवेशन में यहाँ पर जो पेटल्स या सेपल्स हैं इनमें से दो पूरे बाहर, दो पूरे अंदर और एक अंदर बाहर, इस तरीके से अगर पेटल्स या सेपल्स का अरेंजमेंट है तो उसे हम क्विनकॉन्शियल एस्टिवेशन बोलते हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये पेटल पूरी तरीके से बाहर है, ये दो, और ये वाले दो पूरी तरीके से अंदर है, जबकि ये वाला एक पेटल अंदर बाहर। तो ये हुआ क्विनकॉन्शियल टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एक बहुत ही स्पेशल वैक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस जो एस्टिवेशन है जो लेग्यूमिनेसी में पाया जाता है, इसके अंदर क्या है, जो सबसे बाहर का पेटल है वो आकार में बड़ा होता है, इसके बाद जो दो पेटल्स हैं उसका एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर होता है, और सबसे जो नीचे वाले जो सबसे छोटे दो पेटल्स होते हैं वो नीचे से आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनका एक सिरा अंदर की ओर होता है, जैसा कि हम इसके अंदर देख सकते हैं। एक बड़ा सबसे बाहर का पेटल है जो ज़्यादा फ्लोरल पार्ट को कवर किए रहता है, और इसके बाद के जो दो पेटल्स हैं उनका एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, और जबकि सबसे नीचे के दो आपस में जुड़े हुए होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और उनका एक सिरा अंदर की ओर होता है। अगर इस तरीके का एस्टिवेशन है तो उसे हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। तो जो हमारे फ्री पेटल्स या सेपल्स हैं वो इन पांचों तरीकों में से किसी एक तरीके से अरेंज हो सकते हैं और इनके लिए हम अलग अलग टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट जो चक्र है हमारे फ्लावर का, सेपल्स पेटल्स के बाद, उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, और जो एंड्रोशियम है वो किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। थर्ड वर्ड फ्रॉम आउटसाइड, नंबर 1 to 100, ये स्टेमन्स 1 से लेकर 100 तक इंडेफिनेट कितने भी हो सकते हैं, और एंथर एंड कनेक्टिविटी एंथर और फिलामेंट का बना हुआ होता है। 2 एंथर लोब्स इज इक्वल टू 2 पॉलन सैक्स। यहाँ पर जो एंथर लोब्स हैं, यहाँ ये नॉर्मली 2 एंथर लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स सिचुएटेड होते हैं। यहाँ पर जो एंड्रोशियम है वो स्टेमन्स का बना हुआ है जिसके दो पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। मीन्स जो डंडी है उसे हम फिलामेंट कहेंगे, और एंथर जिसके अंदर पॉलन सैक्स हैं और जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ एंथर्स। अब ये जो एंथर्स हैं
वो किस तरीके से फिलामेंट पर अटैच हैं, उसके आधार पर कुछ प्रकार होते हैं हमारे स्टेमन्स के, उसकी हम बात करते हैं। पहला है बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड या आधार लग्न, जिसपे हमारे जो एंथर्स हैं वो फिलामेंट पर नीचे की तरफ से अटैच्ड है, मीन्स बेस से लगे हुए हैं, इसी हम बेसिफिक्स्ड स्टेमन्स कहेंगे। दूसरा आता है एडनेट। एडनेट के अंदर फिलामेंट ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, और देखिए इस तरीके से कनेक्टिव है। यहाँ पे सिर्फ बेस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा हमारा जो फिलामेंट है वो एंथर से कनेक्ट है। अगर इस तरीके का अटैचमेंट है या फिक्सेशन है एंथर का, तो उसे हम एडनेट कहते हैं। इसी तरीके से डॉर्सिफिक्स्ड। अगर फिलामेंट डॉर्सल सरफेस से अटैच है किसी भी एंथर के, तो उसे हम डॉर्सिफिक्स्ड कहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल अटैचमेंट में जो हमारे फिलामेंट हैं वो एक बिल्कुल हल्के से ही एंथर से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम वर्सेटाइल स्टेमन्स या एंथर्स कहते हैं। तो इस तरीके से एंथर्स और फिलामेंट का आपस में किस तरीके से फिक्सेशन है, उसके आधार पर हम इन 4 भागों में हम स्टेमन्स को बांट सकते हैं, या इस तरीके के प्रकार में हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट है कोहेजन ऑफ स्टेमन्स। अब स्टेमन्स भी आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने बात की थी, गैमोसिपेलस सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, गैमोपेटलस पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं और उनके अलग अलग नाम थे। तो जो हमारे स्टेमन्स हैं वो भी आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो उस आधार पर उनके लिए भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे मोनोडेल्फस कंडीशन। यहाँ पर जितने भी स्टेमन्स होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, एक संघी कहलाते हैं। मीन्स मोनोडेल्फस टाइप ऑफ कंडीशन है, जिसके अंदर सारे के सारे स्टेमन्स एक साथ एक ग्रुप के अंदर जुड़े हुए होते हैं। दूसरा आता है डाइडेल्फस। डाइडेल्फस मीन्स द्विसंगी। यहाँ पर जो हमारे स्टेमन्स हैं नॉर्मली 10 होते हैं और 9+1, 9 स्टेमन्स एक साथ एक जुड़े रहते हैं और एक स्टेमन अलग रहता है। तो 2 ग्रुप हो गए, 2 संघ हो गए हमारे, इसीलिए इसे डाइडेल्फस कंडीशन कहते हैं। एक होता है पॉलीडेल्फस कंडीशन, मीन्स बहुसंघी। यहाँ पर एंथर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, स्टेमन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और 4 या 5 ग्रुप्स के अंदर इकट्ठे रहते हैं, तो उसको हम पॉलीडेल्फस कंडीशन कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इसके अंदर 5-6 स्टेमन्स का एक ग्रुप है, 5-6 का दूसरा। इस तरीके से 4 या 5 ग्रुप या इनसे भी ज़्यादा ग्रुप पॉलीडेल्फस बहुसंघी स्टेमन्स के अंदर पाए जाते हैं। एक है सिंजिनेसियस। सिंजिनेसियस जो हमारा स्टेमन्स हैं, यहाँ पर स्टेमन्स के जो ऊपर का पोर्शन है मीन्स एंथर लोब्स हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फिलामेंट्स फ्री होते हैं। अगर इस तरीके का कोहेजन है तो उसे हम सिंजिनेसियस कहेंगे। लेकिन अगर पूरे के पूरे स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए हैं, मीन्स एंथर वाला पोर्शन भी जुड़ा हुआ है और फिलामेंट्स भी आपस में पूरी तरीके से फ्यूज्ड हैं, तो इस प्रकार के जो स्टेमन्स हैं उनको हम सिनेंड्रस कहेंगे। तो स्टेमन्स के जो आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके का उनका कोहेजन है, उसके आधार पर हम स्टेमन्स को इतने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्टेमन्स, कई बार जो उनकी लेंथ है उसके आधार पर वो शॉर्ट और लॉन्ग हो सकते हैं। उनकी जो कंडीशन है उसके आधार पर इसे 2 प्रकार के हो सकते हैं। डाइडाइनेमस स्टेमन्स, यहाँ पर जो हमारे स्टेमन्स है उसका नंबर 4 होता है। 4 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से 2 आकार में छोटे और 2 मीन्स लंबाई में शॉर्ट एंड लेंदी, लंबे होंगे या छोटे होंगे। 2 लंबे 2 छोटे, अगर इस तरीके के हमारे स्टेमन्स है उसको हम डाइडाइनेमस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स बोलते हैं। टेट्राडाइनेमस स्टेमन्स, यहाँ पर हमारे स्टेमन्स 6 होते हैं, जिसमें से 4 स्टेमन्स लंबे हैं और 2 स्टेमन्स छोटे हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम टेट्राडाइनेमस स्टेमन्स की कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर स्टेमन्स
पेटल्स के अंदर की ओर सिचुएटेड हैं तो उसको हम इंसर्टेड स्टेमन्स कहते हैं। मीन्स कोरोला जो है वो स्टेमन्स को ढके रहते हैं, स्टेमन्स अंदर की ओर हैं तो इंसर्टेड स्टेमन्स, या फिर एक्सर्टेड स्टेमन्स जहाँ पर स्टेमन्स बाहर की ओर फ्री हैं और कोरोला से ढके हुए नहीं हैं, पेटल्स नीचे की ओर हैं और स्टेमन्स ऊपर की ओर हैं, एक्सर्टेड हैं, तो इस प्रकार के स्टेमन्स को हम एक्सर्टेड बोलते हैं। नॉर्मली जो इंसर्टेड स्टेमन्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड जो स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स की उनके अंदर पाए जाते हैं, और जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ हैं उनके अंदर एक्सर्टेड स्टेमन्स पाए जाते हैं, बाहर की ओर निकले रहते हैं हमारे स्टेमन्स। अब हम बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अभी तक हमने बात की कि जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये किस तरीके से इनकी पोजीशन क्या है, इसके आधार पर हम फ्लावर्स को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर, यहाँ पर सुपीरियर ओवरी above stamens which are above perianth, stamens and perianth hypogynous। तो यहाँ पर जो हाइपोगाइनस फ्लावर है इसके अंदर ओवरी सुपीरियर होती है, मीन्स ओवरी सबसे ऊपर की ओर होती है, और जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स हैं मीन्स स्टेमन्स, पेटल्स और सेपल्स ओवरी के नीचे की तरफ लगे रहते हैं। ये चारों रिसेप्टिकल पर लगे हुए हैं। रिसेप्टिकल में सबसे नीचे सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर एंड्रोशियम, और सबसे ऊपर की अगर गाइनोशियम यानी कि ओवरी लगी हुई हो तो इस प्रकार के फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। लेकिन अगर हमारे जो ओवरी है सुपीरियर है, स्टेमन्स एंड पेरियंथ पेरीगाइनस है, आइदर बेसेस आर यूनाइटेड इनटू ए हाइपेंथियम विच होल्ड्स देम लेवल विद ओवरी। अब अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ओवरी है वो हमारे सेपल्स और पेटल्स की जो चक्र है उसके बराबर है, इक्वली सिचुएटेड है, तो उसे हम पेरीगाइनस फ्लावर कहेंगे। इसमें भी नॉर्मली जो ओवरी है वो सुपीरियर या सेमी सुपीरियर या इन्फीरियर, सेमी इन्फीरियर होती है। मीन्स यहाँ पर जो पेटल्स, सेपल्स और एंड्रोशियम और ओवरी है वो एक ही लेवल पर सिचुएटेड होते हैं। तो इस तरीके के जो फ्लावर्स हैं उनको हम पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं। अब है एपीगाइनस फ्लावर, इन्फीरियर ओवरी। यहाँ पर ओवरी इन्फीरियर होती है, मीन्स नीचे की ओर सिचुएटेड होती है और रिसेप्टिकल के अंदर की तरफ होती है, और जो भी फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे कि स्टेमन्स, पेटल्स एंड सेपल्स, ये ओवरी के ऊपर की ओर सिचुएटेड होते हैं। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो उसे हम एपीगाइनस फ्लावर बोलते हैं। तो फ्लोरल पार्ट्स जो चारों हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है उसके आधार पर हमारे फ्लावर 3 प्रकार के हो गए, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। हाइपोगाइनस जहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, पेरीगाइनस जहाँ पर बिल्कुल एक ही लेवल पर हैं सारे जो चारों चक्र हैं, एपीगाइनस जहाँ पर ओवरी इन्फीरियर है या नीचे की ओर सिचुएटेड है। फीमेल पार्ट्स, अब जो हमारे फ्लावर का चौथा चक्र, सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र जिसको हम पिस्टल बोलते हैं या फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर का पोर्शन रिसीव्स द पॉलन फ्रॉम द एंथर, ये ऊपर की ओर सिचुएटेड होता है और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर आकर अटैच हो जाते हैं, तो इनका मुख्य काम है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना। स्टाइल होल्ड्स द स्टिग्मा, लीड्स डाउन द ओवरी। यहाँ पर जो हमारा स्टिग्मा है और ओवरी है उसको जो कनेक्ट करता है उसे हम स्टाइल कहते हैं। मीन्स स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ओवरी एक सेफर पोजीशन में नीचे की ओर सिचुएटेड रहती है, कवर्ड रहती है सेपल्स और पेटल्स से, और स्टिग्मा है वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना है तो ये हवा में ऊपर रहेंगे, तो ओवरी को नीचे रहना है और स्टिग्मा को ऊपर, तो इन दोनों को जो बीच में जोड़ने का काम करते हैं उसे हम स्टाइल कहते हैं। ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स, जो ओव्यूल्स हैं बीजांड जिसमें सिचुएटेड रहते हैं उसको हम
ओवरी कहते हैं। तो इस तरीके से फीमेल पार्ट 3 हुए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो फीमेल पार्ट है जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, अगर गाइनोशियम अलग अलग हैं, when there are 2 or more distinct carpels per flower, the flower is apocarpus। जहाँ पर एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं, मीन्स एक से ज़्यादा ओवरी है और वो अलग अलग हैं, तो उसको हम एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर ये ओवरीज या जो गाइनोशियम है, कार्पल्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। तो कार्पल्स के जुड़े हुए होने या न जुड़े हुए होने के आधार पर हम इसको एपोकार्पस और सिनकार्पस कह सकते हैं। जहाँ पर कार्पल्स फ्यूज्ड नहीं है, एपोकार्पस फ्री है, और जहाँ पर कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं उसे हम सिनकार्पस कंडीशन कहेंगे। द कार्पल, अभी हमने बात की कि कार्पल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द कार्पल इज द बेसिक यूनिट ऑफ गाइनोशियम। गाइनोशियम की बेसिक यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। एक गाइनोशियम के अंदर 1, 2 या 3 या कितने भी कार्पल्स हो सकते हैं। ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी कनेक्टेड टू अ स्टिग्मा बाय द स्टाइल, मीन्स ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये एक सिंगल कार्पल हुआ, और एक गाइनोशियम में एक से ज़्यादा कार्पल्स हो सकते हैं। विद इन ईच कार्पल आर 1 और मोर ओव्यूल्स, और एक कार्पल के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, विच विल बिकम द सीड्स। और ये जो ओव्यूल्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, ये जो ओव्यूल्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। द एरिया ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब ओव्यूल्स जो अटैच्ड रहते हैं ओवरी में, उनके जो अटैचमेंट पॉइंट है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। एंड द एम्प्टी स्पेस इन द चैम्बर इज कॉल्ड लोक्यूल। अब ये जो एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हैं किसी भी कार्पल के अंदर, ओवरी के अंदर, उसको हम लोक्यूल कहते हैं। द डिवाइडिंग वॉल्स आर कॉल्ड द सेप्टा। और जो डिवाइडिंग वॉल है, जो बीच में आप डिवाइडिंग वॉल देख रहे हैं, इसको हम सेप्टा कहते हैं। तो इस तरीके से कार्पल के कई पार्ट हो गए। एक कार्पल मुख्य रूप से 3 पार्ट का बना हुआ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब जो ओवरी है उसके अंदर बहुत सारे, एक या बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का निर्माण करते हैं, और जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम लोक्यूल कहते हैं। तो इस तरीके से एक कार्पल के विभिन्न भाग होते हैं। गाइनोशियम, यहाँ पर अभी हमने बात की लोक्यूल्स, जो एम्प्टी स्पेस है किसी भी कार्पल की जो ओवरी है उसके अंदर, उसको हम लोक्यूल कहते हैं। अब नंबर ऑफ लोक्यूल के आधार पर भी ओव्यूल्स के कुछ टाइप होते हैं। यूनिलोक्यूलर, जहाँ पर एक ही लोक्यूल हो, यहाँ पर एक ही एम्प्टी स्पेस है, अगर इस तरीके की कंडीशन है तो उसको हम यूनिलोक्यूलर ओवरी कहेंगे। और अगर यहाँ पर 2 लोक्यूल हैं, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, इस एक ओवरी के अंदर 2 लोक्यूल हैं, तो उसको हम बाइलोक्यूलर कंडीशन कहेंगे। अगर 3 लोक्यूल हैं तो उसे हम ट्राइलोक्यूलर कंडीशन कहेंगे। 4 लोक्यूल हैं तो उसे हम टेट्रालोक्यूलर कंडीशन कहेंगे। और इसी तरीके से अगर एक ओवरी के अंदर 5 लोक्यूल्स हैं तो उसे हम पेंटालोक्यूलर कंडीशन कहेंगे। तो लोक्यूल क्या चीज़ है? किसी भी ओवरी के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसे हम लोक्यूल कहते हैं, और लोक्यूल के नंबर के आधार पर ओवरी कई प्रकार की हो सकती है, यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राई, टेट्रा और पेंटालोक्यूलर। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशंस, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि प्लेसेंटा जो प्लेसेंटेशन है, बीजांडन्यास किस प्रकार का है, ये हमारे टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन ओवरी वॉल्स ऑन 1 और मोर कुशन कॉल्ड प्लेसेंटा। जैसा कि हमने अभी देखा था कि ओव्यूल्स प्लेसेंटा, मतलब जिस तरीके से ओवरी वॉल से लगे हुए हैं उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ
ओव्यूल विद इन ओवरी वॉल इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब ये किस प्रकार से लगे हुए हैं? प्लेसेंटा मीन्स जहाँ से ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो अटैच होंगे। अब ये किस तरीके से लगे हुए हैं उसको हम प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास कहते हैं, और इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला है मार्जिनल। जब कभी भी ओव्यूल्स मार्जिन्स पर लगे हुए हों, जैसा कि हम मटर में देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन पर लगे हुए हैं, इस प्रकार की जो बीजांडन्यास है या प्लेसेंटेशन है उसे हम मार्जिनल कहते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन यूनिलोक्यूलर ओवरी। यहाँ पर हमेशा एक ही लॉक्यूल होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लॉक्यूल एक ही है, इसके अंदर बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में यूनिलोक्यूलर ओवरी होगी। द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are borne on the ridge forming two rows। यहाँ पर वेंट्रल सूचर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो ओव्यूल्स हैं वो वेंट्रल सूचर पर लगे हुए रहते हैं, और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। दूसरा होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन मीन्स परिधीय। यहाँ पर पैराइटल प्लेसेंटेशन, ये देखिए इस तरीके से जो हमारा ओवरी है उसके ओवरी वॉल की परिधि पर, वॉल पर लगे हुए हैं ओव्यूल्स। अगर इस तरीके का प्लेसेंटेशन है तो उसे हम पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन यूनिलोक्यूलर सिनकार्पस ओवरी। यहाँ पर लॉक्यूल एक ही दिखाई दे रहा है, और ये ट्राइकार्पिलरी है, 1, 2 एंड 3, 3 कार्पल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन हमेशा सिनकार्पस ओवरी में होगा। सिनकार्पस मीन्स जहाँ पर कार्पल्स आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सिनकार्पस कंडीशन होगी, यूनिलोक्यूलर कंडीशन होगी। इन द ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, और ओवरी के इनर वॉल पर जो ओव्यूल्स हैं वो लगे रहते हैं। ओवरी बिकम बाई और मल्टीलोक्यूलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम, और कभी कभी इसके अंदर फॉल्स सेप्टम का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें बाइलोक्यूलर या ट्राइलोक्यूलर दिखाई दे सकती है, जबकि ये सिर्फ यूनिलोक्यूलर होती है और इसके अंदर जो सेप्टम है वो फॉल्स है। जैसा कि हम कुकरबिटा में देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी ककड़ी या खीरा हम काटते हैं तो उसके अंदर पैराइटल प्लेसेंटेशन है, लेकिन हमें फिर भी पार्टीशन या सेप्टम दिखाई देता है, वो फॉल्स सेप्टम है। नेक्स्ट आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल या अक्षीय बीजांडन्यास। अक्षीय, यहाँ पर एक सेंटर में एक एक्सिस या अक्ष है जिस पर ओव्यूल्स लगे रहते हैं, इसीलिए इसे एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। इट इज फाउंड इन मल्टीकार्पिलरी एंड सिनकार्पस गाइनोशियम। यहाँ पर हमेशा एक से ज़्यादा कार्पल होंगे, जैसा कि हम इसके अंदर देख सकते हैं ट्राइकार्पिलरी कंडीशन है। सिनकार्पस, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। द फ्यूजन मार्जिन ऑफ द कार्पल्स ग्रोन इनवर्ड एंड मीट इन द सेंटर ऑफ द ओवरी। यहाँ पर जो फ्यूजन मार्जिन्स हैं वो अंदर की ओर ग्रो करते हैं और नीचे जुड़ जाते हैं, तो इस तरीके से इनके बीच में सेप्टम बन जाता है। Thus an axis forms in the center of the ovary, thus ovary becomes multi-chambered। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा चैम्बर हो गए, जबकि देखिए पैराइटल के अंदर सिनकार्पस ओवरी तो है पर यहाँ पर सेप्टम नहीं है, लेकिन एक्साइल के अंदर सिनकार्पस ओवरी है, लेकिन जहाँ से जुड़ाव है वहाँ से एक सेप्टा बाहर से अंदर की ओर बन जाता है और बीच में जाकर जुड़कर एक एक्सिस का निर्माण करते हैं जहाँ पर ओव्यूल्स लगे होते हैं। तो इस तरीके का जो प्लेसेंटेशन है उसे हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, और सेंट्रल जो एक्सिस है उस पर ओव्यूल्स लगे होते हैं। नंबर ऑफ दीज चैम्बर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द कार्पल्स, और जो कार्पल्स का नंबर है वो चैम्बर्स के नंबर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन फाउंड इन सिनकार्पस गाइनोशियम। यहाँ पर भी सिनकार्पस ओवरी होगी जहाँ पर एक से ज़्यादा कार्पल होंगे जो आपस में जुड़े रहते हैं। इन इट द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर,
यहाँ पर ओवरी यूनिलोक्यूलर होगी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द एक्सिस इन द सेंटर ऑफ द ओवरी, और यहाँ पर एक्सिस पर देखिए ओव्यूल्स लगे हुए हैं। सेप्टम आर एब्सेंट इन ओवरी। एक्साइल के अंदर सेप्टम है, यहाँ पर सेप्टम नहीं है। इसके अंदर पैराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर भी यूनिलोक्यूलर ओवरी है, पर जो ओव्यूल्स हैं वो पेरिफेरी पर या वॉल पर लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर एक्सिस पर लगे हुए हैं। प्लेसेंटेशन इन एक्साइल इज बिगिनिंग आफ्टर सम टाइम्स वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स डिस्ट्रॉय एंड ओनली ओव्यूलेटेड सेंट्रल एक्सिस लेफ्ट। तो होता ये है कि जो हमारी एक्साइल प्लेसेंटेशन है, इस तरीके के प्लेसेंटेशन से अगर हम इस सेप्टम या वॉल को हटा दें तो क्या होगा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो एक्साइल प्लेसेंटेशन थी उनमें से सेप्टा विलुप्त हो गए और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बन गया और एक्सिस पर ओव्यूल्स लगे रहे। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है सुपरफिशियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कार्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे कार्पल्स हैं, मीन्स मल्टीकार्पिलरी कंडीशन है, और सिनकार्पस हैं, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। द ओव्यूल्स आर अटैच टू द वॉल्स ऑफ द लोक्यूल, और जो लोक्यूल की वॉल्स हैं यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं। इस तरीके की जो एग्जाम्पल वो हमें निम्फिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सुपरफिशियल, जहाँ पर मल्टीकार्पिलरी ओवरी है, एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं, सिनकार्पस हैं, कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं, और जो ओव्यूल्स हैं वो सेप्टम पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट आता है बेसल जो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर एंड अ सिंगल ओव्यूल इज बोर्न एट द बेस ऑफ द ओवरी। यहाँ पर यूनिलोक्यूलर ओवरी है और एक सिंगल ओव्यूल बेस पर लगा हुआ है, और इस तरह की जो प्लेसेंटेशन है उसको हम बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो बीजांडन्यास हैं वो हमने पढ़े। मार्जिनल मीन्स मार्जिन पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, पैराइटल भित्ति पर लगे हुए हैं, परिधि पर लगे हुए हैं, एक्साइल एक्सिस पर लगे हुए हैं, फ्री सेंट्रल सेंटर में एक्सिस पर है लेकिन यहाँ पर सेप्टम नहीं है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन है। सुपरफिशियल, यहाँ पर जो सेप्टम है उन पे बहुत सारे हैं, मल्टीकार्पिलरी है, और जो सेप्टम है उस पर बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। बेसल प्लेसेंटेशन मीन्स एक सिंगल यूनिलोक्यूलर ओवरी है जिसके बेस पर एक सिंगल ओव्यूल लगा हुआ है। तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन या टाइप्स ऑफ बीजांडन्यास। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी कोई ना कोई प्लेसेंटेशन आपके आता है, और साथ ही साथ थ्योरी एग्जाम में भी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन मार्जिनल। अब अगर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पूछा जाता है तो हम लोगों को इनके वेल लेबल्ड डायग्राम बनाने होंगे। जिस तरीके से हम यहाँ दिखा रखा है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन, यहाँ पर डॉर्सल सूचर, वेंट्रल सूचर जहाँ पर ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, प्लेसेंटा जिससे ओव्यूल लगे हुए हैं, एक ओवरी या ओव्यूल और लोक्यूल। इसी तरीके से अगर हम एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करें तो एक्सिस है सेंट्रल एक्सिस, यहाँ पर लोक्यूल, ओवरी वॉल और ओव्यूल। इसी तरीके से बेसल प्लेसेंटेशन और जो हमारा और सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन और फ्री सेंट्रल जो प्लेसेंटेशन है वो बताया गया है, और इस तरीके से हमें उनकी लेबलिंग करनी होगी। ओवरी वॉल क्या है, लोक्यूल, ओव्यूल, प्लेसेंटा और सेंट्रल एक्सिस। तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशंस या बीजांडन्यास के विभिन्न प्रकार। एक और टाइप है एपिकल प्लेसेंटेशन। वन और मोर ओव्यूल्स आर अटैच्ड एट द टॉप ऑफ द ओवरी, द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर। ये बेसल प्लेसेंटेशन का उल्टा है। बेसल प्लेसेंटेशन में सिर्फ यूनिलोक्यूलर ओवरी में बेस पर एक ओव्यूल लगा हुआ था, जबकि यहाँ पर टॉप, यहाँ के ऊपर की तरफ यूनिलोक्यूलर ओवरी में
ऊपर की तरफ एक या एक से ज़्यादा जो ओव्यूल्स हैं लगे हुए हैं, जबकि बेसल में बेसल साइड पर नीचे की ओर लगे हुए थे और एपिकल में ऊपर की तरफ एक या एक से ज़्यादा बीजांड या ओव्यूल अटैच्ड हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोरल डायग्राम। अभी हमने फ्लावर्स के चारों पार्ट्स के बारे में बात की। बाहर सेपल का चक्र, पेटल्स का चक्र, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और गाइनोशियम में जो बीजांड है वो किस तरीके से ओवरी वॉल पे अटैच्ड हैं, जिसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, बीजांड न्यास कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की। तो ये सारी बात हुई फ्लावर के बारे में। अब ये जो फ्लावर की डिटेल हम किसी भी फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको जब हम एक डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करते हैं उसे हम फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। अ ट्रांसवर्स सेक्शन drawn so that all the parts of the flower are in the same level is called a floral diagram. Means जितने भी फ्लोरल पार्ट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, इन सबको अगर हम एक प्लेन में एक ही लेवल पर अगर हम ड्रॉ करें तो उसको हम फ्लोरल डायग्राम कहेंगे। दिस इज सिमिलर टू ए डायग्राम ऑफ अ फ्लावर ड्रॉन एज सीन फ्रॉम द टॉप। अगर एक फ्लावर का टीएस काट दिया जाए और उसे ऊपर से देखा जाए, एक ही लेवल पर देखा जाए, तो उसको हम फ्लोरल डायग्राम कहेंगे। टू ड्रॉ अ फ्लोरल डायग्राम द मेन एक्सिस ऑफ द ट्री शुड प्लेस द एंटीरियर साइड एंड द ब्रैक्ट शुड प्लेस एट द पोस्टीरियर साइड। तो ब्रैक्ट को हम हमेशा पोस्टीरियर साइड पर नीचे की ओर अगर हम साइड करेंगे तो इस तरीके से फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है। पोजीशन ऑफ अ फ्लावर इन द ट्री, फ्लोरल डायग्राम में एक फ्लावर की ट्री के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है और जो फ्लोरल पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारे एक फ्लोरल डायग्राम के अंदर शो होते हैं। सो द फ्लोरल डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लावर। अगर हम किसी भी फ्लावर का टीएस काटें, उसको जो डायग्राम शो करता है उसे हम फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। फ्लोरल वर्ल्स अरेंज्ड एज व्यूड फ्रॉम अबव। अगर हम किसी भी जो फ्लावर के जो चक्र हैं उनको ऊपर से देखें टीएस काटने के बाद, उसको जो प्रेजेंट करेगा वो फ्लोरल डायग्राम कहलाता है। द फ्लोरल डायग्राम नॉट ओनली शोज द पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, वो जो विभिन्न फ्लावर्स के चक्र हैं या भाग हैं उनकी पोजीशन को तो बताता ही है, रिलेटिव टू द मदर एक्सिस। मदर एक्सिस के रिलेशन में कौन सा पार्ट कैसे सिचुएटेड है, एंड ईच अदर आपस में किस तरीके से सिचुएटेड है, बट ऑल्सो देयर नंबर, साथ ही साथ ये भी बताता है कि उनका नंबर क्या है, फ्यूजन और नॉट, आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं, ओवरलैपिंग है या नहीं है, द प्रेजेंस एंड पोजीशन ऑफ ब्रैक्ट्स, उस फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो कहाँ प्रेजेंट है, इंसर्शन ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन की कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ एंथर सैक्स, एंथर सैक कितने हैं, मोनोडेल्फस है, मोनोथिकस हैं या डायथिकस हैं, वेदर द एंथर्स आर एक्सट्रोस और इंट्रोस, एंथर्स अंदर की ओर हैं या बाहर तक निकले हुए हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अ सेक्शन थ्रू द ओवरी। और साथ ही साथ किसी भी फ्लोरल डायग्राम के अंदर हम ओवरी का जो सेक्शन है उसको भी देखते हैं, डिपिक्टिंग द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, जिससे इसके अंदर ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं उसमें किस तरीके का बीजांडन्यास है या प्लेसेंटेशन है वो भी शो होता है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स विजिबल इन ए सेक्शन एंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ नेक्ट्री। तो जो फ्लोरल डायग्राम है उसके अंदर एक फ्लावर से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें एक डायग्राम के अंदर सिंगल डायग्राम के द्वारा शो की जा सकती हैं, जैसे कि हमारे फ्लावर के कितने पार्ट हैं, मदर एक्सिस के रिलेशन में उनकी पोजीशन क्या है, उनका नंबर कितना है, आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, स्टेमन्स किस तरीके के हैं, बाहर की ओर एक्सट्रोस हैं, इंट्रोस हैं, मोनोथिकस हैं, डायथिकस हैं, या स्पेशली जो ओवरी है उसका जो टीएस है वो दिखाई देता है, जिससे कि पता लगता है कि बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कौन सा है और नेक्ट्री इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक सिंगल फ्लोरल डायग्राम से हम पूरे फ्लावर का डिस्क्रिप्शन
पढ़ सकते हैं। अब जो फ्लोरल डायग्राम है वो इस तरीके से दिखाई देता है और यहाँ पर एक जो स्टेम है उसके ऊपर जो फ्लावर लगा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में हमारे फ्लावर की क्या पोजीशन है ये भी फ्लोरल डायग्राम से पता लगती है। जैसे कि हम 1 के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर मदर एक्सिस बनाई गई है, तो जो मदर एक्सिस है उसके रेफरेंस में इस फ्लावर की क्या कंडीशन है, जो यहाँ पर सेपल है वो यहाँ पर होगा, पेटल जो यहाँ है वो यहाँ होगा। तो इस तरीके से मदर एक्सिस के रेफरेंस में फ्लावर की पोजीशन क्या है ये भी फ्लोरल डायग्राम के द्वारा दिखाई जा सकती है। दूसरा, यहाँ पर सेपल्स आपस के अंदर जुड़े हुए हैं ये भी हम देख सकते हैं, फ्यूज हैं कि नहीं है। तीसरा, जो पेटल्स हैं उसकी क्या कंडीशन है ये देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट हैं, ये जो 2 ब्रैक्टियोल्स आप देख रहे हैं ये भी हमें फ्लोरल डायग्राम के अंदर दिखाई देते हैं और ये जो इसका एंटीरियर पोर्शन है जहाँ पर ब्रैक्ट प्रेजेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मीन्स एक फ्लावर अपने स्टेम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है, इंडिविजुअल फ्लावर के अंदर सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में किस तरीके से कौन कौन से पार्ट अरेंज हैं, वो सारी चीज़ें हम एक सिंगल फ्लोरल डायग्राम में देख सकते हैं। फ्लोरल डायग्राम शोविंग डिफरेंट प्लेन्स ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर के जो डिफरेंट प्लेन्स हैं वो इस फ्लोरल डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। पोस्टीरियर साइड मदर एक्सिस, यहाँ मदर एक्सिस मीन्स जो स्टेम है जिसके रेफरेंस में फ्लावर लगा हुआ है। यहाँ पर डायगोनल प्लेन और लेटरल या ट्रांसवर्स प्लेन। गाइनोशियम सबसे सेंटर में है, यहाँ पर ओव्यूल्स की कंडीशन, किस तरह का प्लेसेंटेशन है और एक टीएस में कितने ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब एंड्रोशियम के अंदर यहाँ पर कितने स्टेमन्स हैं, कितने चक्रों में मौजूद हैं, मोनोथीकस हैं, डाइथीकस हैं, एपिपेटलस हैं, पेटल से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, और हमारा जो कोरोला है, कोरोला में कितने पेटल्स हैं, एस्टिवेशन किस प्रकार का है, आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से कैलिक्स यानी कि सेपल्स का चक्र, इनका नंबर कितना है, ये आपस में जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, इनका एस्टिवेशन किस प्रकार का है, और ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल, ये सारी चीज़ें हम एक फ्लोरल डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। अब किसी भी फ्लोरल डायग्राम को बनाने के लिए हम अलग अलग फ्लावर पार्ट के लिए अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे मदर एक्सिस के लिए इस तरीके से गोला बनाया जाता है, सेपल्स हमेशा इस तरीके से ड्रॉ होगा, पेटल्स के लिए ये जो दिखाया गया है इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पेटल्स विद नेक्टर ग्लैंड, अगर पेटल में नेक्टर ग्लैंड मौजूद है तो उसे इस तरीके से एक पेटल के नीचे गोला बनाकर दिखाया जाता है। स्टेमिनोड, जहाँ पर जो स्टेराइल स्टेमन्स हैं उनको हम क्रॉस या एक डॉट के द्वारा दिखाते हैं। डाइथीकस है अगर हमारा स्टेमन्स तो उसे इस प्रकार के डायग्राम से शो करेंगे, और अगर मोनोथीकस है जैसा कि मालवेसी के अंदर होता है तो उसमें इस तरीके से हम एंथर्स का डायग्राम बनाएंगे। मोनोकार्पिलरी है ओवरी, बाईकार्पिलरी है, मल्टीकार्पिलरी है, तो इस तरीके से अलग अलग जो ओवरी की जो टीएस है उनको इस तरीके से बनाया जाता है। डिस्क सिक्रेटिंग नेक्टर अगर प्रेजेंट है तो इस तरीके से बनाएंगे। मोनोडेल्फस कंडीशन है मीन्स सारे के सारे एंथर्स आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम गुड़हल या हिबिस्कस में देख सकते हैं। तो उस प्रकार की मोनोडेल्फस जो एंड्रोशियम है उसको आपस में हम इस तरीके से जुड़ा हुआ दिखाएंगे, और सिंजिनेसिस एंड्रोशियम है तो उसको इस तरीके से। तो जो भी फ्लोरल पार्ट हैं वो फ्लोरल डायग्राम में अलग अलग सिंबल के द्वारा दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला is a means to represent the structure of flower using numbers, letters and various symbols presenting substantial information about flower in a compact form। अब जिस तरीके से फ्लोरल डायग्राम में हमने अलग अलग प्रकार से डायग्रामेटिक फॉर्म में हमने एक फ्लावर के डिस्क्रिप्शन को दिखाया था, उसी तरीके से जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें अगर हम एक फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहे हैं नंबर्स, लेटर्स या सिंबल्स की फॉर्म में, उसे हम फ्लोरल
फॉर्मूला कहते हैं। इट कैन रिप्रेजेंट पर्टिकुलर स्पीशीज और कैन बी जनरलाइज टू कैरेक्टराइज हायर टैक्सा। और अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं या अलग अलग हमारी जो फैमिली है उनकी फ्लोरल फार्मूला हम उनके नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स इन शॉर्ट हम पूरे फ्लावर की डिटेल एक ही लाइन यानी एक ही फ्लोरल फार्मूला में दे सकते हैं। अब जो फ्लोरल फार्मूला है उसके लिए भी डिफरेंट टर्म्स काम में ली जाती हैं, तभी एक फ्लोरल फार्मूला लिखा जाता है। वो टर्म्स क्या क्या हैं? जैसे अगर कोई भी प्लांट या कोई भी फ्लावर जिसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसे इस तरीके से BR और एक डॉट इस फॉर्म में लिखा जाएगा। मीन्स फ्लावर हमारा ब्रैक्टिएट है। अगर किसी भी फ्लावर में BR लिखा है मीन्स उस फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ पर BRL लिखा गया है तो उसे हम ब्रैक्टियोलेट कहेंगे। मीन्स यहाँ पर ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट हैं। EBR मीन्स ई ब्रैक्टिएट, यहाँ पर ब्रैक्ट एब्सेंट है। जिस भी फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट नहीं होंगे उसमें EBR लिखा होगा। इसी तरीके से BBRL मीन्स ई ब्रैक्टियोलेट, यहाँ पर ब्रैक्टियोलेट एब्सेंट है। नॉर्मली ई ब्रैक्टियोलेट जो कंडीशन है उसे मेंशन नहीं किया जाता है। अगर हमारे फ्लावर में ब्रैक्टियोल हैं तो हम BRL यानी कि ब्रैक्टियोलेट लिख देते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर ई ब्रैक्टिएट है मीन्स ब्रैक्ट नहीं है तो उसको EBR मेंशन करना होता है। इसी तरीके से अगर हमारा फ्लावर मेल फ्लावर है तो उसके लिए ये सिंबल है। अगर फीमेल फ्लावर है तो इस तरीके का सिंबल हम हमारे फ्लोरल फार्मूला में बनाते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स अगर दोनों प्रकार के फ्लोरल पार्ट्स मीन्स मेल और फीमेल फ्लोरल पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं और इस तरीके से इस सिंबल के द्वारा हम उसे लिखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, उसे इस तरीके से एक गोले में प्लस का निशान बनाकर इस तरीके से दिखाया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स त्रिज्यात समेत हमारे फ्लावर को हम एक से ज़्यादा प्लेन में 2 इक्वल भागों में बांट सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक एक व्यास समेत उसे इस तरीके से दिखाते हैं। एपिकैलिक्स, जो कैलिक्स के बाहर ब्रैक्ट का एक चक्र पाया जाता है जिसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं, जैसा कि हमने गुड़हल के अंदर देखा था। अगर इस प्रकार का एपिकैलिक्स प्रेजेंट है तो हम फ्लोरल फार्मूला में उसे इस तरीके से EP से लिखेंगे। कैलिक्स, कैलिक्स को K से लिखा जाता है। मीन्स सेपल का जो चक्र है वो एक फ्लोरल फार्मूला में K से बनाया जाएगा। और अगर कैलिक्स हमारे फ्री हैं मीन्स पॉलीसेपेलस कंडीशन है तो सिर्फ K लिखा जाएगा। लेकिन अगर गैमोसेपेलस कंडीशन है, कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से K को हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखेंगे। इस तरीके का सिंबल हम गैमोसेपेलस कंडीशन के लिए लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे कोरोला है, पैलीपेटलस मीन्स कोरोला है और वो फ्री है तो सिर्फ C लिखेंगे। लेकिन अगर गैमोपेटलस कंडीशन है जहाँ पर कोरोला आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से C को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा जाएगा। कोरोला क्रूसीफॉर्म, जैसा कि हम क्रूसीफेरी के अंदर देखते हैं, वहाँ पर जो कोरोला है वो क्रॉस शेप्ड में अरेंज है तो उसको C क्रॉस बनाया जाएगा, एक उसके में X या क्रॉस लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम जो कोरोला है उसको हम एक फ्लोरल फार्मूला में लिखते हैं। पेरियंथ, पेरियंथ जब कैलिक्स और कोरोला एक जैसे दिखते हैं उसे हम पेरियंथ कहते हैं। और अगर हमारे फ्लावर में पेरियंथ प्रेजेंट है तो उसको हम P से लिखेंगे। एंड्रोशियम A से लिखा जाता है, अगर फ्री है तो सिंपल कैपिटल A। और अगर हमारे एंड्रोशियम यूनाइटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो एंड्रोशियम को एक ब्रैकेट के अंदर मीन्स A एक ब्रैकेट के अंदर बंद, इस तरीके से हम जो एंड्रोशियम है उसको लिखते हैं। एपिफिलस मीन्स एपिपेटलस कंडीशन है जहाँ पर पेरियंथ हमारे एंड्रोशियम और पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से शो होंगे। कोरोला, एपिपेटलस, एपिफिलस मीन्स जहाँ पर पेरियंथ है मीन्स एक जैसे हैं कैलिक्स और कोरोला, वहाँ पर एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है। और अगर हमारे कोरोला से एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है तो उसको हम C और A और ऊपर से इस तरीके से एरो के साथ जोड़ देते हैं। गाइनोशियम,
जी से लिखा जाएगा अगर वो फ्री है, और अगर यूनाइटेड है तो जी को हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसी तरीके से अगर ओवरी सुपीरियर है तो जी के नीचे एक लाइन लगाते हैं जो ये शो करता है कि ओवरी सुपीरियर है, और जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स हैं जो वो ओवरी के नीचे से लगे हुए हैं रिसेप्टिकल पर। ओवरी इन्फीरियर, तो यहाँ पर जी के ऊपर एक डंडी लगा दी जाती है जिससे पता लगता है कि जो बाकी के तीनों फ्लोरल पार्ट्स हैं, मीन्स सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम, वो ओवरी के ऊपर की ओर सिचुएटेड हैं। गाइनोस्टेजियम, जहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपस में जुड़े हुए हों तो जी और ए को इस तरीके से ऊपर एक लाइन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके की कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने में काम में लेते हैं। तो अगर हम इन सिंबल्स को यूज़ करें और कोई फ्लोरल फार्मूला, मान लो मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला अगर हम लेते हैं, तो द नंबर ऑफ एपिकैलिक्स, मालवेसी के अंदर एपिकैलिक्स का एक चक्र पाया जाता है, इन द मालवेसी फैमिली इज 3 to 8। द कैलिक्स हैज़ 5 नंबर हैं। गैमोपेटलस सेपल्स, आपस में सेपल्स जुड़े हुए हैं। द कोरोला हैज़ 5, कोरोला का नंबर भी 5 है, बट ये पॉलीपेटलस पेटल्स हैं, मीन्स पेटल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, फ्यूज्ड नहीं हैं, फ्री हैं। मल्टीपल स्टेमन्स, एक से ज़्यादा स्टेमन्स हैं, और मोनोडेल्फस कंडीशन है, मीन्स आपस में जुड़े हुए हैं। एंड अ सुपीरियर ओवरी विद बाय और मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन, तो ओवरी है वो मल्टी कार्पिलरी है और सिनकार्पस कंडीशन है, मीन्स वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर मालवेसी का अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पर बी आर मीन्स ब्रैक्ट प्रेजेंट हैं, इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। ये हम जो साइन देख रहे हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का है, मीन्स त्रिज्यात सममित फ्लावर है। एक से ज़्यादा प्लेन में हम काटें तो अलग अलग प्लेन में काटने पर 2 बराबर हाफ में हम प्लांट्स को या फ्लावर को बांट सकते हैं, मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। ये जो सिंबल है इसको देखने से हम बता सकते हैं कि मेल और फीमेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट हैं। EPI मीन्स एपिकैलिक्स प्रेजेंट है, जिनका नंबर 3 से लेकर 7 या 3 से लेकर 8 तक होता है। और जो हर हम पार्ट लिखते हैं फ्लावर का उसके बीच बीच में कॉमा भी लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हर फ्लावर पार्ट के बीच में उसका सिंबल, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट जो भी स्टेप है वो लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कैलिक्स। यहाँ पर कैलिक्स सिर्फ के है, मीन्स फ्री है, आपस में फ्यूज्ड नहीं है। कैलिक्स 5 हैं और आपस में फ्यूज है क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया है। कोरोला है जो कि 5 हैं और फ्री हैं। और एंड्रोशियम एक से ज़्यादा हैं और हमने ब्रैकेट में बंद किया है, मीन्स आपस में जुड़े हुए हैं। और सी और ए को भी हमने ऊपर से जोड़ा है, मीन्स कैलिक्स और एंड्रोशियम भी आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से एपिपेटलस कंडीशन है। नेक्स्ट आता है गायनोशियम। गायनोशियम के नीचे डंडी लगी है, मीन्स गायनोशियम हमारा सुपीरियर है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट इसके नीचे लगे हुए हैं। 5 से लेकर इंडेफिनेट मीन्स 5 से ज़्यादा लोक्यूल हैं और ये आपस के अंदर एक ब्रैकेट में बंद है, मीन्स सिनकार्पस कंडीशन है। तो कार्पस 5 या 5 से ज़्यादा हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम मालवेसी फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एपिकैलिक्स प्रेजेंट है, कैलिक्स प्रेजेंट है जिनका नंबर 5 है और आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला 5 हैं लेकिन फ्री हैं। एंड्रोशियम इनडेफिनेट हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और एपिपेटलस कंडीशन है, मीन्स पेटल्स और एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए हैं। गायनोशियम यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है और जो हमारे कार्पल्स हैं वो 5 या 5 से ज़्यादा हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, मीन्स सिनकार्पस कंडीशन है। तो ये हुआ हमारा मालवेसी फैमिली का फॉर्मूला। इस तरीके से हम डिफरेंट जो सिंबल्स हैं उनको यूज़ करके किसी भी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन एक सिंगल लाइन या फॉर्मूला के थ्रू लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की, कौन कौन सी टर्म्स हम टैक्सोनॉमी में काम में लेते हैं।
फ्लावर के सारे पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनके लिए कौन कौन से टर्म्स हैं और कौन कौन सी कंडीशंस एक फ्लावर के अंदर पाई जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल टर्मिनोलॉजी ऑफ टैक्सोनॉमी. थैंक यू.